अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम ला एडमिशन टेस्ट जो कि 21 जून 2026 को हुई थी, ठीक है। तो इसको हम आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसके हवाले से जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसको उनके लिए इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि उन कितनी मार्क्स वगैरह या कितने जो एमसीक्यूज़ हैं वो सही हुए हैं। और जो कि न्यू हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक या ला एडमिशन टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि उनको एक पैटर्न मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ला एडमिशन टेस्ट होती है उसमें आपके पास 100 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स में से आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो 75 मार्क्स का होता है और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो आपका 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस हवाले से जो फर्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास इंग्लिश का है और इंग्लिश के 20 जो है ना मार्क्स वगैरह होते हैं और इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी होती है उनका सिनोनियम्स होते हैं और सेकंड कैटेगरी में हमारे पास एंटोनियम्स होते हैं और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास बाज़ औक़ात प्रीपोज़िशन होते हैं या कभी-कभी डुअल डायरेक्ट में हमें मुयस्सर किए जाते हैं और बाज़ औक़ात हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पोर्शन वगैरह दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखें कि आज का सिनोनियम पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो सिनोनियम वो हमारे पास है रोकस, ठीक है। अब रोकस कहते हैं हलचल को, हंगामे को, लड़ाई या झगड़े को, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो सिनोनियम होगा वो हमारे पास होगा कोमोटेशन या अप्रोर। अब कोमोटेशन कहते हैं लाइक दैट कि हलचल को, ठीक है ना। और अप्रोर कहते हैं और शोर शराबे को, ठीक है, हंगामे को। सेकंड जो हमारे पास सिनोनियम वो हमारे पास आता है असेंबल का। असेंबल एज यू नो के असेंबल कहते हैं कि किसी चीज़ को इकट्ठा होना या किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास जो सिनोनियम होगा वो हमारे पास होगा गैदर या फिर ब्रिंग टुगेदर, ठीक। थर्ड पे हमारे पास जो सिनोनिम वो हमारे पास है रिलक्टेंट। अब रिलक्टेंट कहते हैं नाखुश को, बेदिली को या फिर हिचकिचाने को, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम होगा वो ये होगा हेजिटेट। अब हेजिटेट कहते हैं हिचकिचाना, ठीक है। और अनविलिंग कहते हैं कि यानी कि जो बंदा मतलब नाखुश हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं। और लास्ट जो हमारे पास सिनोनियम आ जाता है वो हमारे पास आता है कि भाई अंडर द वीदर। अब इसका ये कि इंडिया में इसका मतलब क्या होगा। तो इसका बेसिक मतलब होता है कि अंदर द विदर विदर का मतलब होता है कि बीमार या फिर जो बंदा ठीक ना हो, अनवेल हो, ठीक है। तो ये था हमारा सिनोनिम पोर्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास एंटोनियम का है और एंटोनियम का जो पहला जो वर्ड है जो पहला जो एमसीक्यू वो हमारे पास आ जाता है कि ह्यूमिड, ठीक है। अब ह्यूमिड किसको कहते हैं? अब ह्यूमिड कहते हैं कि जो मतलब कि नमी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो हमारे पास होगा ड्राई या फिर एयर्ड। और सेकंड पे हमारे पास जो एंटोनियम आ जाता है कि हिज स्टाइल इज अनऑब्ट्रसिव। का मतलब ये होता है कि मोहतात या फिर कम नुमाया होना या फिर गैर महसूस, ठीक है ना, महसूस। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा नोटिसेबल या फिर कॉन्स्पिशियस, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एंटोनिम आ जाता है वो आ जाता है लोकेशियस, ठीक है। अब लोकेशियस पर्सन यानी कि उस बंदे को कहते हैं जो टॉकेटिव हो, ठीक है, ज़्यादा बोलता हो, जो बातों नहीं हो, उसे हम लोकेशियस कहते हैं, लोकेशियस पर्सन, ठीक है ना। तो इसका जो हमारे पास जो एंटोनिम होगा वो होगा हमारे पास ट्रेसिटिन या फिर कोएट कोएट कहते हैं खामोश को, ठीक है ना। तो अब ज़ाहिर सी बात है जो बातों नहीं होगा उसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा खामोश, ठीक है ना। और इसके बाद ना लास्ट जो हमारे पास एंटोनिम आ जाता है वो हमारे पास होता है फ्रीक आउट। अब फ्रीक आउट कहते हैं कि तेश में आ जाना या पागल या फिर गुस्से में आ जाना, ठीक है ना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा काम डाउन, रिलैक्स, ठीक है। तो ये था हमारा एंटोनियम पोर्शन। और एंटोनियम पोर्शन के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन में जो कोई हमारे पास आ जाता है प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब देखें फर्स्ट जो हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाता है कि आई कैन नॉट लिव डैश टुमारोज बेड। अब इसमें जो हमारे पास जो प्रीपोजिशंस होगा वो हमारे पास होगा ऑन, ठीक है। अब ऑन ये क्यों लगाए, इसके हर एक प्रीपोजिशन का ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा कि बेसिकली ये जो हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं किन वजूहत की वजह से हम इन पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो ऑन है ना ये लिव की वजह से, ये जो वर्ब हमारे पास लिव है इनकी वजह से नहीं लगा, ठीक है ना। अब ये जो ऑन है ये टुमारो जो हमारे पास एडवर्ब है इनकी वजह से लगा, ठीक है ना। आई विल डू दिस टुमारो, ठीक है ना, कि मैं ये कल करूँगा, मैं कल आऊँगा। तो इनकी प्रीपोजिशन की जो मेन जो वजूहत है वो एडवर्ब की वजह से लगा। ऑर्फनेज शांड में डैश एंड ओल्ड मैन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वो हमारे पास इनटू लगेगा
और इसकी जो वजूहत इसकी जो मीनिंग होगी वही होगी कि यतीम खाने ने मुझे बूढ़ा बना दिया, यानी कि हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ज़िम्मेदारियों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है, ठीक है। जो बालों का हम सुनते रहते हैं किसी अपने बुज़ुर्गों से कि भाई बुज़ुर्ग जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो इंसान को खा जाती हैं या फिर यतीम बना देते हैं, कुछ इस तरह से जो सुनते रहते हैं इसकी माना वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाता है कि वी विल कोऑपरेट डैश वन अनदर। अब इसमें जो प्रीपोजिशन लगेगा वो हमारे पास होगा विद, क्योंकि ये जो विद है ना ये विद एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। आप देखें कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स होते हैं या कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कोऑपरेट है ना, अब कोऑपरेट के साथ जो फिक्स्ड वर्ब प्रीपोजिशन है वो हमारे पास विद है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है अवर अपील्स डैश द म्यूनिसिपैलिटी हैव हैड नो इफेक्ट, ठीक है ना। जो हमने अपील की थी म्यूनिसिपल कमेटी को, ठीक है ना, उसका कोई अभी तक कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ा या उसका कोई इफेक्ट वगैरह नहीं हुआ। तो अपील्स के साथ जब आप किसी पार्टी को करेंगे, किसी बंदे को करेंगे, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो हमारे पास टू ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाता है कि शी वाज स्माइलिंग डैश हर हस्बैंड। अब स्माइल के साथ ना एट लगेगा। अब एट क्योंकि देखें कि स्माइल है उसके बाद आप किसी आदमी का, किसी इंसान का, किसी पर्सन का आप हवाला दे रहे हो तो वहाँ पे एट लगेगा, ठीक है। जब आप किसी पिक्चर का, किसी और चीज़ का, जो ऑब्जेक्ट का अगर आप हवाला दे रहे हो कि भाई इसको देख के वो आंसर आए, ठीक है ना, लाइक दैट ही वाज स्माइलिंग स्माइलिंग ऑन पिक्चर या ऑन पिक्चर, ठीक है ना, ऑन फ्लोर या जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास स्माइल के साथ ऑन लगेगा। लेकिन अगर कि हम पर्सन का हवाला दे रहे हो वहाँ पे हमारे पास एट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि आई बिलीव डैश फ्री स्पीच। अब ये जो इन है ना, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है बिलीव के साथ, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे इन लगा रहे हैं। नेक्स्ट भी होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये तो मतलब कि बहुत पुराना हो चुका है और बच्चे ये जो हम ज़्यादातर सुनते भी रहते हैं, ठीक है ना, कि भाई किसी बुक को उसकी कवर से जो है ना, मतलब कि किसी भी आदमी को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि किसी भी आदमी को उसके हुलिये से आप मतलब जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि द टीम देन रिपोर्ट्स बैक टू द बेस ऑन देयर सैटेलाइट फोन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ऑन लगेगा। नेक्स्ट पे होगा द रनर डेडेश द रियर डिड नॉट क्वालिफाई, ठीक है ना। अब ये जो रियर है इसकी वजह से यहाँ पे एट लगा है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि माय फादर क्रेक्ड हैंड्स एज्ड डैश फ्रॉम लेबर, ठीक है ना। अब मतलब इसका मतलब ये है कि भाई काम करने की वजह से मेरे वालिद साहब की, ठीक है ना, जो हाथ हैं वो दुख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम रीज़न दे रहे हैं कि भाई किस वजह से ये जो फिराम होता है बाज़ औक़ात ये ज़्यादातर, ठीक है ना, 90% ये रीज़न्स के लिए, काज़ के लिए फिराम लग जाता है कि भाई इस वजह से ये चीज़ हो रही है, ठीक है ना, रीज़न की वजह से, काज़ की वजह से। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि 10 एग्जाम्पल कोटेड बाय द गर्ल्स वर्दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाय लगा है क्योंकि वैसे देखा जाए कि ये एक किस्म का पेशवाइज भी है और इसके अलावा ये देखें कि ये जो बंदा है ना इसका एक हवाला दे रहा है। जब आप किसी बंदे का हवाला दे रहे हो ना तो वहाँ पे बाय लगता है। और ये पैसे वाइज भी है, तो पैसे वाइज में एज यू नो कि वहाँ पे हम बाय लगाते हैं। आई हैव नो आंसर डैश एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसके में जो प्रीपोजिशन लगेगा वो हमारे पास होगा टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो प्रीपोजिशन है ना इसकी हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी है जिसमें हमने तमाम जितने भी ये प्रीपोजिशंस हैं उनको कवर किया हुआ है इन वन शॉट में, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि इस्लामियात का पोर्शन। अब इस्लामियात में से आपके 10 मार्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 10 MCQs वगैरह होते हैं और हर एक MCQs की एक ही मार्क्स होती है। इसके बाद जो पहला जो इस्लामियत का जो पहला जो हमारे पास MCQ हो जाता है वो ये कि भाई उन फरिश्तों के नाम बताएं जो कि आपके जो गुड और बैड जो डीड्स होते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे जो अमल होते हैं, ठीक है ना, वो आपके काउंट वगैरह लिखते रहते हैं। उन फरिश्तों का नाम क्या है, उन्हें हम किरामन कातिबीन कहते हैं, जो कि हमारे कंधों पर बैठे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इंजील का मतलब क्या है, अब देखें कि हर एक ना जितने भी ये हमारे पास रिलीजियस बुक्स आई हैं या जितने भी नबी वगैरह आए हैं तो हर किसी का ना एक मीनिंग है, ठीक है ना, हर किसी की एक अपनी एक मीनिंग है। तो इस हिसाब से इंजील की मीनिंग क्या है, तो इंजील की मीनिंग है कि खुशखबरी, यानी कि गुड न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका एक एमसीक्यू गुजर जाता है कि भाई कुरान की जो लॉन्गेस्ट सूरह है उसका नाम क्या है। वो हमारे पास सूरह बकरा है जो कि पहले सिपारे से लेकर थर्ड सिपारे तक चली जाती है, यानी कि 2.5 सिपारे की ये पूरी एक बनी हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस साल में पैदा हुए, तो वो हमारे पास 570 में पैदा हुआ है।
नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादियाँ कितनी थी, तो उन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहज़ादियाँ थी वो हमारे पास 4 थीं और शहज़ादे 3 थे। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि भाई रिसालत का मतलब क्या है। रिसालत का मतलब है कि प्रॉफिटहुड और या फिर अल्लाह का मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ठीक है ना, कन्वेइंग अल्लाह's मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज द ब्रिज कॉल्ड डेट एवरीवन क्रॉस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी जब क़यामत होगी तो उस ब्रिज का नाम बताएं जहाँ पे हर एक बंदा जो है उसको पार उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं आसिरात, या इसको हम पुल सिरात भी कहते हैं, ठीक। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पे जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि एक मतलब कि देखें कि ये जो हदीस होती है ना वो आपकी 3 किस्म की होती है। एक होती है कौली, एक होती है फ़ेली और एक होती है तकरीर। आप देखें मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। जो कौली होती है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ से जो ज़ुबान मुबारक से जो चीज़ अदा की उसे, और वो जो कोट की गई उसे हम सुनना, उसे हम कौली सुना कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो चीज़ ठीक है ना, उसके बाद वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म किए और उनको एक बुक की फॉर्म में कोट किया गया उसे हम कहते हैं सुना हदीस है, ठीक है ना, फैली, ठीक है। और वो चीज़ जो एक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है, ठीक है ना, ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए हैं, ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस्लामियत के नेक्स्ट एमसीक्यू पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है उसमें ये है कि जो फीमेल जो कंपेनियन थी वो कौन सी फीमेल कंपेनियन थी जिन्होंने कुरान के जो स्क्रिप्ट था, ठीक है ना, उसको सेफ गार्ड किया था, यानी कि उसको महफूज रखा था। तो वो हमारे पास हज़रत बीबी हफ्सा जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबज़ादी थी, यानी कि बेटी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि वो प्रपोज अजान के उनका नाम बताएं जिन्होंने अजान को प्रपोज किया था, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। वो थे हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, तो ठीक है ना, इस्लाम के दोम जो खलीफे थे। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मलाइकुल मुल्क, यानी कि जो मलाइकुल मुल्क है उसका मतलब क्या होता है। उसका मुल्क मतलब ये होता है कि ऑनर ऑफ द ऑल किंगडम, यानी कि तमाम जहानों का मालिक या फिर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स में हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो तो चलते हैं मैथमेटिक पोर्शन पे। बेसिकली मैथमेटिक में आपके पास 5 जो है ना एमसीक्यू दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने पे आ जाऊँ तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि नेक्स्ट में हमारा जो एमसीक्यू हो जाता है कि टू स्कूल बेल्स रिंग टुगेदर एट 8 पीएम, वन रिंग्स आफ्टर 32 मिनट्स एंड द अदर एवरी 40 मिनट, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ एलसीएम के हिसाब से आपका जो आंसर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टिकल हुज लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज 3, ठीक है। तो बेसिकली देखें जो एरिया होता है ना, आप रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 4 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 3। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि फुट पर 28 स्टूडेंट्स, यानी कि आप कहीं पिकनिक में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो 28 स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, वो 20 दिन तक वो अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। उनके पास इतना है कि वो जो 28 जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 तक का अपना जो खाना है वो उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 8 डेज, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि आफ्टर 8 दिनों के बाद जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो लीव कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो 4 जो स्टूडेंट्स वो लीव कर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फॉर हाउ मैनी मोर डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, ठीक है ना। अब इनको आपने जो है ना प्रोपोर्शन के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि एक होता है डायरेक्ट पोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो आपने इसको इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से आपने इनको सोल्व वगैरह कर देना है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे कहता है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ, अब यहाँ पे उन्होंने को क्वेश्चन वगैरह दिया है, कहते हैं कि इसका मीडियन मालूम करें। मीडियन मालूम करें सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना इनकी जो सीरील वगैरह है वो सही तरह से बनी नहीं हुई, तो सबसे पहले आपने इनकी सीरील बना देनी, लाइक दैट के पहले हम 1 लिखेंगे, इसके बाद जो सेकंड लास्ट जो 1 है वो हमने यहाँ पे आगे रख देना, ठीक है ना। इसके बाद 2 रखेंगे, दोबारा ये जो हमारे पास 2 है वहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। इनकी एक मुकम्मल जो है ना सीधी हम सीरीज बनाएंगे। जब हम सीरीज बनाएंगे तो वहाँ पे जो आपका दरमियाना जो 5वें नंबर पे जो नंबर आ जाएगा वो हमारे पास होगा 3, ठीक है ना।
यहाँ पे आपका जो नंबर आ जाएगा वो हमारे पास 3 आ जाएगा। और राइट साइड पे भी आपके पास जो नंबर होंगे वो आपके पास 4 बन जाएँगे, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे भी आपके पास जो नंबर होंगे वो आपके पास डिजिट जो होंगे वो आपके पास 4 रह जाएँगे, और बीच वाला जो नंबर हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारे पास 3 होगा। तो इनका जो मीडियन होगा वो हमारे पास होगा 3, ठीक है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं कि जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के भी बेसिकली आपके पास 20 मार्क्स वगैरह होते हैं जनरल नॉलेज के, ठीक है ना? तो कहते हैं कि भाई कोई ऐसा कोई फ्रूट वगैरह नाम बताएं जिनके जो सीड्स वगैरह होते हैं वो जो है ना बाहर बाहर की साइड पे होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो सीड्स वगैरह होते हैं ना जो फ्रूट्स के बाज़ औक़ात वो क्या होते हैं अंदर ही होते हैं, ठीक है ना? आप देखे होंगे। लेकिन कौन सा ऐसा फ्रूट है जिनके जो सीड्स वगैरह आते हैं वो बाहर होते हैं? वो हमारे पास स्ट्रॉबेरी, क्योंकि आपने स्ट्रॉबेरी पे देखे होंगे जो बाहर की जो उनकी जो शेप होती है ना वहाँ पे छोटे-छोटे दाने वगैरह लगे होते हैं, वो उनके क्या होते हैं, वो उनके सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना? कहते हैं कि भाई जो करेंसी है, अब टर्किया की करेंसी क्या है? तो वहाँ पे आपने लिख देना है कि भाई टर्किश लीरा, ठीक है ना? अब जो टर्किश लीरा है वो उनकी टर्की जो करेंसी है, ठीक है ना? कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का आपने कैपिटल बताना है, जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है वो हमारे पास है काबुल, ठीक है ना? काबुल आपका जो है ना कैपिटल है इनका। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि कहते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिनके जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है वो हमारे पास है सैटर्न, ठीक है ना? सैटर्न पे सबसे ज़्यादा जो मून्स वगैरह है वो सैटर्न पे आ जाते हैं, ठीक है ना? कहते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से जो लार्जेस्ट जो हमारे पास कॉन्टिनेंट वो हमारे पास है एशिया, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहते हैं कि हुज़ द फादर ऑफ अलजेब्रा, के अलजेब्रा का जो फादर है वो कौन है? वो हमारे पास है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी, ठीक है ना? ये इनका फादर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि कहते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स डल अ ह्यूमन बॉडी हैव, ठीक है ना? अब जो रिब्स की जो तादाद है वो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कितनी होती है? वो हमारे पास जो है ना 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना? 12 जो है ना जोड़े वगैरह होते हैं उनके। कहते हैं कि वेयर द सार्क हेडक्वार्टर लोकेटेड, अब जो सार्क है, ठीक है ना? ये एजेंसी का नाम है, ठीक है ना? कहते हैं कि इनका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? वो हमारे पास है काठमांडू नेपाल में, ठीक है ना? और जो काठमांडू है वो इनका एक कैपिटल है नेपाल का, ठीक है ना? ये वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर वगैरह है। कहते हैं कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ जो है ना बांग्लादेश फ्लैग, जो बांग्लादेश का जो फ्लैग है उसके कलर कौन-कौन से, ठीक है ना? तो उनके जो कलर्स वगैरह हैं वो हमारे पास ग्रीन और रेड है, ठीक है ना? आपने देखा होगा कि जो फ्लैग वगैरह है ना वो पूरा का पूरा हरा होता है, लेकिन उसके जो दरमियान में जो है ना एक सर्कल सा बना होता है रेड कलर का, वो हमारे पास बांग्लादेश का फ्लैग होता है। कहता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा है? वो हमारे पास आता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है? नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ डिपिक्टेड एट द सेंटर ऑफ यूएन फ्लैग, यानी कि जो यूएन फ्लैग है, ठीक है ना? उनके सेंटर में क्या बना हुआ है? तो उनके जो सेंटर में है वो दुनिया का नक्शा बना हुआ है, ठीक है ना? अगर आप उनको गौर से देखें तो। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? 2025 को मद्देनज़र नज़र रखते हुए आपने बताना है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? वो हमारे पास है इंडिया। और इंडिया से पहले जो था वो चाइना था, ठीक है ना? अब इनकी जो तादाद वगैरह है वो इंडिया की ज़्यादा हो गई, तो 2025 और 26 के इंडेक्स को मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि भाई उनका नाम बताएं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी जो है उनका जो है ना कॉन्सेप्ट वगैरह दिया था, या उन्होंने प्रपोज वगैरह किया था, ठीक है ना? वो हमारे पास जॉर्ज लेमेटर, ठीक है ना? इन्होंने जो है ना प्रपोज वगैरह किया था। नेक्स्ट पे आ जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्सन, पहले बंदे का नाम बताएं जिन्होंने जो है ना मतलब मून पे कदम वगैरह रखा था। वो हमारे पास है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? इन्होंने जो कदम वगैरह रखा था। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा आ जाता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो पहला जो प्राइमरी जो फंक्शन है, ठीक है ना? वो क्या है? वो ये कि दुनिया की जो इकोनॉमी, ठीक है ना, उनको स्टेबलाइज करना। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है जापान इज़ नोन फॉर विच डेमोग्राफिक ट्रेंड, यानी कि जापान जो है किस डेमोग्राफिक ट्रेंड के लिए जाना जाता है? वो हमारे पास है एजिंग पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, ठीक है ना? जो उनका जो बर्थ रेट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है जापान का, ठीक है? नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना? वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो वो हमारे पास है 16, ठीक है ना? 1600 में उनको इस्टेब्लिश वगैरह किया गया था। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि
व्हाट इज़ कंसिडर शॉर्टेस्ट रिवर, ठीक है ना, जो शॉर्टेस्ट रिवर है पूरी दुनिया का, उनका नाम क्या है, तो वो हमारे पास है रोई रिवर, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे जो है ना छोटा तरीन रिवर है। इसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान का भाई कौन सा जो है ना शॉर्टेस्ट रिवर है, वो हमारे पास आ जाता है रावी रिवर, ठीक है ना, जो कि पंजाब के रिवर में से एक है। उसके बाद कहते हैं कि अरबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ विच ओशन, जो अरेबियन सी है ना वो किस ओशन का एक पार्ट है, वो हमारे पास है इंडियन ओशन, ये इनका एक पार्ट है। नेक्स्ट पे आ जाता है व्हाट आर द कलर्स ऑफ इंडोनेशियन फ्लैग, यानी कि इंडोनेशियन जो फ्लैग वगैरह है, ठीक है ना, उनके आपने कलर्स वगैरह बताने हैं। पहले हमने बांग्लादेश की फ्लैग को डिस्कस किया, इसके बाद आप ये पूछ रहे हैं जो इंडोनेशिया का जो फ्लैग है आपने वो बताना है कि वो कौन सा, वो हमारे पास है रेड एंड वाइट, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट में हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का। अब पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है ना आपके 10 MCQ वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये जो MCQ वगैरह होते हैं ना, अब इनके जो पोर्शंस वगैरह होते हैं किस तरह से वो बने होते हैं, ठीक है ना। वो आपसे या तो हिस्ट्री ले कोई क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, और बाद होगा तो ये प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के हवाले से आपसे जो है ना क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं, ठीक है ना। कहता है कि हु कॉन्टेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट जनरल अयूब खान इन 1965, यानी कि जो 1965 में जो इलेक्शन वगैरह हुए थे, तो किस हस्ती ने जो है ना इलेक्शन वगैरह कॉन्टेस्ट किया था जनरल अयूब खान के अगेंस्ट, ठीक है ना। वो हमारे पास थी फातिमा जना, जो कि कायदे आज़म की सिस्टर थी। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द पाकिस्तान लार्जेस्ट अर्थ डैम, ठीक है ना। जो अर्थ फिल्ड जो डैम है वो हमारे पास आ जाता है तरबेला डैम। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं या वो किस नाम से जाना जाता है, वो हमारे पास है दोरंद लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब आ जाता है कि जो लखनऊ पैक्ट था, जो कि 1916 में जो है ना बनाया गया था, तो ये जो है ना ये किसके दरमियान जो है ना साइन वगैरह किया गया था। तो ये जो लखनऊ पैक्ट था 1916 का, ये जो है ना मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, ठीक है ना, उस वक्त तो उनके दरमियान जो है ना मतलब के साइन वगैरह किया गया था, ठीक है ना। आप कहता है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना। अब इंडिया का जो वायसराय था वो उस वक्त कौन था, जब बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो है ना पार्टीशन हो रही थी, तो 1905 में, तो वो हमारे पास है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो हॉकी है, ठीक है ना, जो कि हमारा नेशनल खेल भी है, ठीक है, वो कहता है कि पाकिस्तान ने वो कितनी मरतबा उसके वर्ल्ड कप्स वगैरह जीते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास है 4, ठीक है ना। हमने 4 जो है वर्ल्ड कप्स वगैरह हॉकी में जीते हुए हैं, जो कि हमारा नेशनल खेल है, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारा आ जाता है कि द लैंड बिटवीन चेनाब एंड रिवर झेलम, ठीक है ना, झेलम रिवर। ये जो चेनाब और झेलम जो रिवर है, इनके दरमियान जो लैंड वगैरह पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चार्ज डॉक, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास MCQ आ जाता है कि जो फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था वो किसने इम्पोज किया था पाकिस्तान, वो किस टाइम, यानी कि जो फर्स्ट मार्शल लॉ था वो कब लगा था पाकिस्तान में, वो हमारे पास था अक्टूबर 1958। फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा लोकेटेड इन टेक्सला, ठीक है ना, जो बुद्धिस्ट जो स्तूपा है, ठीक है ना, वो टेक्सला में कौन सा लोकेटेड, ठीक है ना, वो हमारे पास धर्मा राजिका स्तूपा, ठीक है ना, धर्मा राजिका स्तूपा है जो कि टेक्सला में पाया जाता है। इसके बाद कहता है कि द नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ठीक है ना, टुगेदर आर कॉल्ड, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट को मिला के हम क्या कहते हैं, इसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, और इसे हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम दिया गया है उसे हम मजलिस शूरा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब कहता है जो वारिस शाह जो था, ठीक है ना, ये किस ज़ुबान का जो है ना पोइट वगैरह था, वो पंजाबी ज़ुबान का था, ठीक है ना। तो ये था हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। अब देखें जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जो सब्जेक्टिव जो पोर्शन होता है वो हमारे पास 15 जो है ना मार्क्स का होता है। अब 50 जो 25 मार्क्स का होता है। अब 5 जो मार्क्स है ना, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हमारे पास जो ऐसा आ जाता है वो हमारे पास ऐसे का आ जाता है, और दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो पर्सनल स्टेटमेंट का आ जाता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स के लिए ये एक मतलब कि गिफ्ट है, हम इसे इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का ये भी गिफ्ट है, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको अच्छे खासे जो मार्क्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपकी चॉइस होती है, आप चाहें तो उनको इंग्लिश में लिखें, चाहे आप इनको उर्दू में रखें, जहाँ जिस लैंग्वेज में आपके पास
प्रोफेशंसी है, जिसमें आप समझते हैं कि आपकी जो मार्क्स वगैरह वो कम डिटेक्ट के चांसेस है, ठीक है ना। तो आपने उसमें लिखना है और मेक श्योर कि अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप जो पर्सनल स्टेटमेंट है उनको भी आपने इंग्लिश में रखना है, ठीक है ना। जो सब्जेक्टिव जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे आपने लैंग्वेज एक ही रखनी होती है, ये नहीं कि आपने ऐसे को इंग्लिश में रख दिया, जो पर्सनल स्टेटमेंट है आपने उसको उर्दू में लिख दिया, या फिर इसको उर्दू में उसको इंग्लिश में, आपने ये नहीं करना, ठीक है ना। इससे ये है कि जो आपकी जो मार्क्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको जो मार्क्स वगैरह हैं वो आपको कम दी जाती हैं, ठीक है ना। खैर, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें से आपको जो है ना एक सेलेक्ट वगैरह करना होता है, और यहाँ पे जो ऐसे वगैरह होता है आपको 200 से लेकर 250 तक, ठीक है ना, आपको वर्ड्स का एक ऐसे वगैरह लिखना होता है। अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं और इनकी जो मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह से होती है, उनकी जो प्रॉपर जो वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होती है वहाँ पे आपको 3 जो है ना एक ऐसे वगैरह दिए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो ऑप्शन था वो हमारे पास था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। जो ह्यूमन जो राइट्स है उनकी अहमियत बयान करें, उनकी अहमियत को बयान करें। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था वो था रोल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना, कि कंप्यूटर का आज के जदीद दौर में क्या रोल रहा है। इसके बाद जो थर्ड जो ऑप्शन था वो हमारे पास था व्लॉगिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 ऑप्शन थे और आपको हमेशा 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से आपने एक कोई सिलेक्ट वगैरह करना होता है, ठीक है ना। इसकी जो मार्क्स वगैरह होती हैं वो आपके पास 15 मार्क्स होती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इनके जो मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जो 2018 से लेकर 2025 तक, और इसके अलावा ऐसे किस तरह लिख सकते हैं, इनकी तमाम जो तफसीलात जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो हमने अपने चैनल में दे रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जो 10 जो मार्क्स होते हैं वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट भी होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आपके एक ज़ाती राय होती है, ठीक है ना। इनको लिखने का जो बेसिक जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपका ज़हन कहाँ तक काम करता है, या आपके जो ख़यालात वगैरह हैं आपने उनको यहाँ पे बयान वगैरह करने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट को ऐसा कोई कम्प्लेक्स वगैरह नहीं होता। आपकी ज़ाती लाइफ में से कोई ऐसे कोई टॉपिक वगैरह उन्होंने HEC वालों ने प्रोवाइड करना होता है कि आपकी जो ज़ाती जो लाइफ है, ठीक है ना, उसमें से कोई भी जो इवेंट वगैरह उठा के आपको यहाँ पे दे देते हैं, और आपने अपने ही लाइफ जो एक्सपीरियंस जो आपका रहा है आपने उसको एक्सप्लेन वगैरह करना होता है, और उनके जो टोटल जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो आपके पास 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको जो है ना ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू के जो है ना आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।